गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने रंध्र गति की क्रियाविधि के बारे में दो परिकल्पनाएं पढ़ी थी, मान श्रृंखला परिकल्पना और स्टीवार्ड की परिकल्पना। आज अपन सर्वमान्य सिद्धांत पढ़ेंगे रंध्र गति की, कि रंध्र कब खुलते हैं, कैसे बंद होते हैं, इसके बारे में। तो ये सिद्धांत है आपके, अपन तीसरा, दो परिकल्पनाएं होगी, तीसरा सिद्धांत है आपके, ये सिद्धांत आपके नाम है सक्रिय पोटेशियम आयन सिद्धांत। सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। आयन स्थानांतरण सिद्धांत ये सर्वमान्य सिद्धांत भी है। देखिए कि ये सिद्धांत है जापानी वैज्ञानिक, कि भाई सिद्धांत जो है आपके जापानी वैज्ञानिक इमामुरा व फ्यूजिनो ने 1959 में दिया था। तो पहली चीज़ ये ध्यान रखेंगे, जापानी वैज्ञानिक इमामुरा व फ्यूजिनो ने 1959 में प्रतिपादित किया था, लेकिन वर्तमान में इसको रूपांतरित करने का जो सर्वमान्य सिद्धांत दिया गया था वो लेविट के द्वारा दिया गया था। वैज्ञानिक हुए थे लेविट। ये बात आपके 1974 की बात है, 1974 की बात है। इन्होंने, लेविट ने क्या किया, सिद्धांत को रूपांतरित किया और सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। तो किसने दिया, तो जापानी वैज्ञानिक इमामुरा फ्यूजिनो ने दिया था, सबसे पहले प्रतिपादित किया, लेकिन इसको रूपांतरित करके सर्वमान्य सिद्धांत दिलाने की जो कार्य किया था वो किसने किया था, लेविट ने किया था। तो दोनों वैज्ञानिकों का आप जिस हिसाब से पूछा जाए उस हिसाब से ध्यान रखें। प्रश्न से नहीं पूछा जाता है कि सक्रिय पोटेशियम आयन सिद्धांत किसने दिया, यही पूछा जाता है कि भाई रंध्र गति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है, इसके बारे में समझाए। तो ये दोनों वैज्ञानिक रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। पर्टिकुलर आपसे ये पूछ ले कि भाई सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो वैज्ञानिक इमामुरा फ्यूजिनो ने। और सर्वमान्य सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो लेविट के द्वारा। अब आगे बात करते हैं कि किस प्रकार से इसकी कार्यप्रणाली है, इसकी देखिए, सुनिए आप। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करते हैं कि भाई इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि प्रकाश के दौरान, मतलब दिन के समय, पहले अपन दिन की बात करेंगे, दिन में, या अपन बोल सकते हैं प्रकाश के टाइम, ठीक है, इसकी बात करते हैं। दिन में या प्रकाश में क्या होता है कि इनके अनुसार क्या होता है कि द्वार कोशिकाओं में मेलिकम्ल बनता है। क्या बनता है, द्वार कोशिकाओं में मेलिकम्ल का निर्माण होता है, मेलिकम्ल बनता है। तो मेलिकम्ल बन गया, और मेलिकम्ल जो बनता है ये क्या करता है, आपके वियोजित हो जाता है, टूट जाता है। कौन, मेलिकम्ल जो है किस में टूटता है, तो ये टूटता है मेलेट व हाइड्रोजन आयन में। मेलेट व हाइड्रोजन आयन H+ आयन में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। और पोटेशियम आयन जो समीपवर्ती कोशिकाओं से द्वार कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं, जो पास की कोशिका है उसमें से ये जो पोटेशियम है क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तो पोटेशियम जो आयन है, ठीक है, ये क्या करते हैं, समीपवर्ती कोशिका से प्रवेश करते हैं। समीपवर्ती कोशिका, सहायक कोशिका जो होती है, समीपवर्ती कोशिका से प्रवेश कर जाते हैं द्वार कोशिका से। किस में आ जाएंगे, समीप कोशिका से द्वार कोशिका के अंदर आ जाएंगे। और द्वार कोशिका में आने से क्या होता है कि वे H+ आयन जो आपके द्वार कोशिका में आ जाते हैं, ठीक है, और वहाँ H+ आयन द्वार कोशिका में से बाहर निकलते हैं। तो द्वार कोशिका में क्या होता है कि पोटेशियम आयन मेलेट से क्रिया करते हैं, कि H+ आयन तो बाहर निकल जाता है, मेलेट पड़ा रहता है। तो पोटेशियम किससे क्रिया करेगा, कि ये मेलेट से क्रिया करेगा, ठीक है। तो मेलेट आपके है, मेलेट से क्रिया करने से क्या बनाते हैं, ये पोटेशियम मेलेट का निर्माण करते हैं। पोटेशियम मेलेट का निर्माण हो जाएगा। पहले यहाँ तक सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए कि सबसे पहले वैज्ञानिक सिद्धांत इमामुरा फ्यूजिनो ने 1959 में दिया, रूपांतरित कर लेविट ने इसको सर्वमान्य सिद्धांत की इसको मान्यत किया सर्वमान्य रूप में। दिन में क्या होता है, द्वार कोशिका होती है, इसमें मेलिकम्ल बनता है। ये मेलिकम्ल जो होता है ये मेलेट और H+ आयन में टूटता है, हाइड्रोजन आयन में टूटता है। और ये जैसे ही टूटता है, H+ आयन बाहर निकलता है, उसी समय समीपवर्ती कोशिका से द्वार कोशिका में पोटेशियम आयन प्रवेश करता है। और पोटेशियम आयन जो है वो मेलेट से क्रिया करके क्या बनाता है, पोटेशियम मेलेट का निर्माण कर देता है। पोटेशियम मेलेट आयन आपके बना लेता है। अब पोटेशियम मेलेट बनता है, जो आपके क्या करता है, द्वार कोशिका में परासरण की सांद्रता को बढ़ाता है। ये क्या कार्य करते हैं कि पोटेशियम जो मेलेट बना, ये क्या कार्य करेगा, आपके परासरण की क्रिया को बढ़ाता है। किसको, परासरण
की जो क्रिया होती है इसको बढ़ाने का कार्य करता है। किसकी क्रिया को बढ़ाने का कार्य करेगा? परासरण की क्रिया को बढ़ाने का कार्य करता है। तो इससे क्या होगा? परासरण की क्रिया, कि परासरण की सांद्रता बढ़ेगी। ठीक है, अब परासरण की सांद्रता बढ़ती है, इससे क्या होता है? जल का प्रवाह जो होता है कोशिका में होता है। किससे क्या होगा? कोशिका में जल आएगा, कोशिका में जल प्रवेश करेगा। ठीक है, और कोशिका में जल प्रवेश करने से क्या हो गया? आपके कोशिका स्फीत अवस्था में आएगी, और स्फीत अवस्था में आने से क्या हो जाता है? आपके रंध्र खुल जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसमें रंध्र खुलते हैं। अब रात की क्रिया क्या होगी वो पढ़ेंगे। क्या हुआ दिन में कि द्वार कोशिका में मेलिकमल पाया जाता है, ये मेलिकमल जो होता है मिलेट और H+ आयन में टूट जाता है। उसके बाद क्या होगा? जो मिलेट आयन जो होता है जैसे H+ आयन बाहर निकलता है तो पास की कोशिका में ये पोटेशियम आयन पाया जाता है, ये आपके द्वार कोशिका में प्रवेश करता है। द्वार कोशिका में प्रवेश करता है तो मिलेट ऑलरेडी वहाँ पे होता है, तो पोटेशियम और मिलेट क्रिया करके क्या बनाते हैं? पोटेशियम मिलेट बनाते हैं। और ये पोटेशियम मिलेट जो होता है इसके द्वार कोशिका में बनने की वजह से परासरण की सांद्रता बढ़ती है, और परासरण की सांद्रता बढ़ने से क्या होता है? कोशिका में जल प्रवेश करता है, कोशिका स्फीत अवस्था में आती है, और कोशिका स्फीत कौन सी? द्वार कोशिका। और स्फीत अवस्था में रंध्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। ये तो हो गई भाई दिन की क्रिया। अब रात में क्या होता है कि रात्रि की बात करते हैं कि रात में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होती है कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तो द्वार कोशिका में क्या होता है? आपके CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है। अब देखिए रात्रि की बात करते हैं, ये तो दिन की बात होगी, अब रात की बात करते हैं। फिर इसको पूरे को अपन एक आरेख के द्वारा समझेंगे, रूपरेखा के द्वारा समझेंगे। फिर आप जैसे चाहे इसका वर्णन कर सकते हैं, सिंपल सा। अभी जैसे अभी आरेख के रूप में, जैसे मैंने अभी आरेख के रूप में बनाया, इसको आप इसको ऐसे देख के भी पूरा वर्णन कर सकते हैं, लाइन के रूप में लिख सकते हैं, आप दूसरे आरेख के रूप में भी लिख सकते हैं। आपकी जैसी इच्छा हो उस प्रकार से अपन इसको कार्य को कर सकते हैं। अब देखिए रात्रि की बात करते हैं कि रात में क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। अब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? CO2 की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण होता है तो CO2 का उपयोग हो जाता है, तो CO2 की मात्रा क्या करेगी? बढ़ेगी। बढ़ गई साहब, CO2 की मात्रा बढ़ गई। इससे क्या होगा कि वे मेलिकमल जो होता है वो किस में बदल जाता है? स्टार्च में बदल जाता है। तो मेलिकमल किस में बदलेगा? स्टार्च में। ठीक है, अब इससे क्या होगा आगे कि स्टार्च में बदल जाता है, और स्टार्च में बदलने से क्या होता है? द्वार कोशिका में किसकी सांद्रता कम हो जाती है? परासरण की। जस्ट अपोजिट होगा, एक याद कर लीजिए, एक अपोजिट। परासरण की सांद्रता कम, और परासरण की सांद्रता कम होने की वजह से आपके क्या होगा? वही परासरण की क्रिया होगी, वही परासरण की क्रिया होगी। और वही परासरण की क्रिया में क्या होता है? आपके जल कोशिका से क्या होता है? बाहर आता है, जल बाहर आएगा, और जल बाहर आने की वजह से कोशिका किस अवस्था में आ जाएगी? आपके कि द्वार कोशिकाएं हैं वो आपकी क्या हो जाएगी? सल्त अवस्था में आ जाएगी, या आपके पिचक जाएगी। तो द्वार कोशिकाएं जो आपकी किस में आ जाएगी? सल्त अवस्था में आ जाएगी, और सल्त अवस्था में आने की वजह से क्या हो जाएगा? आपके रंध्र बंद हो जाएंगे, रंध्र बंद हो जाएंगे। इस प्रकार से ये सिद्धांत दिया गया था। रंध्र कैसे बंद होते हैं? कि रात के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। अब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो CO2 का उपयोग नहीं होगा, तो CO2 क्या हो जाएगी? मात्रा बढ़ जाएगी, और CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा? मेलिकमल किस में बदल जाएगा? स्टार्च में। और स्टार्च से क्या होगा? परासरण की सांद्रता कम हो जाएगी, कि स्टार्च जो होगा इसकी वजह से परासरण की सांद्रता कम हो जाएगी। परासरण की सांद्रता कम होगी, वही परासरण की क्रिया होगी, वही परासरण जल बाहर निकलता है, द्वार कोशिका सल्त हो जाएगी, सल्त हो जाएगी, रंध्र बंद हो जाएंगे। अब देखिए ये तो पूरा प्रोसेस, अपन अब इसको एक आरेख के द्वारा समझते हैं कि दिन में क्या होता है, रात में क्या होता है, इसको समझते हैं। जैसे भी मैंने आपको आरेख के द्वारा बताया, पूरा प्रयोग जो भी है आपका, ये आपको थ्योरेटिकल दिया था, मैंने आपको आरेख के रूप में बताया, लेकिन आपकी किताब में आरेख के रूप में दिया, उसको भी समझा देता हूँ। क्या पता आपको ये समझ में नहीं आया हो, आरेख वाला आ जाए, तो आपकी जो इच्छा हो वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अपन पहले दिन की क्रिया पढ़ेंगे, फिर रात की पढ़ेंगे। ये अपन दोनों बना लेते हैं साइड में, एक तरफ दिन बना लेते हैं, दोनों साथ में कंपेरिजन लिख पढ़ लेंगे ना, ऐसे कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ से मिटा देते हैं, थोड़ा सा बोर्ड ज़्यादा काम हो जाए अपने भाई। यहाँ बीच में बना देते हैं भाई, ये पोर्शन कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं दो भागों में इसको, ये दिन में, ठीक है, और ये रात की। तो भाई दिन में क्या होता है, तो सबसे पहले दिन में क्या होगा कि द्वार कोशिका जो होती है आपके, कि द्वार कोशिकाओं में, पहले दिन वाली प्रक्रिया को समझते फिर रात की, कि द्वार कोशिकाओं में किसका निर्माण होता है? मेलिक अम्ल का।
ठीक है, मेलिक अम्ल बनता है। इससे फिर क्या प्रोसेस होता है, तो फिर मेलिक अम्ल का क्या होता है, द्वार कोशिका में वियोजन होता है, अम्ल का वियोजन, वियोजन मतलब टूटना, और मेलिक अम्ल टूटेगा फिर क्या होगा, किस में टूटेगा, ये मेलेट और H+ आयन में टूटेगा, हाइड्रोजन आयन में, और हाइड्रोजन आयन में टूटता है तो सहायक कोशिकाओं से, 5 कोशिका कौन सी है, सहायक कोशिका, आपको पता भी बोला था मैंने कि जो सहायक कोशिका होती है, इन सहायक कोशिकाओं से क्या होता है, आपके पोटेशियम आयन जो है आपके वो क्या करता है, सक्रिय हो जाता है, और ये सक्रिय होकर क्या करता है, कहाँ जाता है, द्वार कोशिका में जाता है, द्वार कोशिका में, और द्वार कोशिका होता है तो द्वार कोशिका में ऑलरेडी वहाँ पे क्या होता है आपके कि ये द्वार कोशिका में प्रवेश करता है कौन, पोटेशियम, और साथ में क्या होता है आपके H+ आयन बाहर निकल जाता है, ताकि ये आपके आयन सांद्रता भी बनी रहे, ठीक है, H+ बाहर निकल जाता है। फिर क्या होता है कि पोटेशियम जो है आपके मेलेट से क्रिया करके क्या बनाते हैं, पोटेशियम मेलेट बनाते हैं, ये पोटेशियम मेलेट बन गया। इससे क्या होगा कि भाई द्वार कोशिका में किसकी सांद्रता बढ़ जाती है, द्वार कोशिका में पराशरण की सांद्रता बढ़ती है, पराशरण की सांद्रता बढ़ जाती है, और पराशरण की सांद्रता बढ़ जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है आपके अंत्यपराशरण की क्रिया होती है, और अंत्यपराशरण की क्रिया होने की वजह से क्या होगा आपके, ठीक है, कोशिका द्वार कोशिका इसमें आ जाती है स्फीत अवस्था में, और स्फीत अवस्था में आने से क्या हो जाता है, रंध्र खुल जाते हैं। सेम वही सिद्धांत है, कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज। कि सबसे पहले आप देख लीजिए वापिस एक बार कि भाई आपके द्वार कोशिकाएं जो है वो मेलिक अम्ल का निर्माण करती है, मेलिक अम्ल पाया जाता है, मेलिक अम्ल का वियोजन होता है मेलेट और H+ आयन में, और मेलेट जो होता है जैसे H+ आयन बाहर निकलता है तो सहायक कोशिकाओं से पोटेशियम आयन क्या करता है, द्वार कोशिका में प्रवेश करता है, ठीक है, ये द्वार कोशिका में प्रवेश करता है और H+ आयन बाहर निकलता है, और ये द्वार कोशिका में जो मेलेट होता है पोटेशियम क्रिया करके क्या बनाता है, पोटेशियम मेलेट बनाता है, और फिर द्वार कोशिका जो होती है वो प्राशन की द्वार कोशिका क्या हो जाती है, प्राशन की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे अंत्यप्राशन की क्रिया होती है, अंत्यप्राशन से क्या होता है, इस कोशिका द्वार कोशिका स्फीत अवस्था में जाती है, और स्फीत अवस्था में क्या नहीं क्या हो जाते हैं, रंध्र खुल जाते हैं। ये तो हो गए भाई दिन की क्रिया, रंध्र का खुलना हो गया। अब अपन रात्रि की क्रिया पढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक है, यहाँ इधर साइड में लिख लेते हैं, लिखा हुआ ही है रात्रि की क्रिया। रात में क्या होगा आपके कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, नहीं होता है, तो प्रकाश संश्लेषण बंद होने पर क्या होता है आपके भाई, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, जिससे क्या होता है आपके कि भाई उपरंध्रीय गुहा है, जो रंध्र की गुहा है, जैसे उपरंध्रीय गुहा, उपरंध्रीय गुहा में क्या होता है, किसका मान बढ़ता है आपके, उपरंध्रीय गुहा में CO2 की सांद्रता बढ़ती है, CO2 की सांद्रता वृद्धि होगी। अब CO2 की सांद्रता वृद्धि होगी तो क्या होगा, तो CO2 की उपस्थिति में जो एक्सेसिव अम्ल का होता है निर्माण होता है, कि CO2 जब ज़्यादा हो तो कौन सा अम्ल बनता है, एक्सेसिव अम्ल, जिसे बोलते हैं BA, एक्सेसिव अम्ल बोलते हैं शॉर्ट में अपन, ठीक है, ये क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है एक्सेसिव अम्ल, ये अपने 12th क्लास में भी आगे है चैप्टर में पढ़ेंगे BA के बारे में, एक्सेसिव अम्ल, ठीक है। और एक्सेसिव अम्ल सक्रिय होने से क्या होता है आपके कि जो आपके द्वार कोशिका में क्या होता है, पोटेशियम आयन का बहिर्गमन होता है, कि द्वार कोशिका में क्या होगा, ये क्या होगा आपके पोटेशियम आयन वो बाहर चला जाएगा, बाहर निकलेगा, पोटेशियम क्या होगा, बाहर निकल गया, और इससे क्या होगा, द्वार कोशिका की सांद्रता में कमी आएगी, प्राशन की सांद्रता में कमी आएगी, प्राशन की सांद्रता में कमी, ठीक है, और प्राशन की सांद्रता में कमी आने से द्वार कोशिका क्या हो जाती है आपके, द्वार कोशिका में क्या होगी आपके बहिःपराशरण की क्रिया होगी, में बहिःपराशरण की क्रिया होगी, और बहिःपराशरण की क्रिया होने से क्या होगी, द्वार कोशिका सल्त अवस्था में जाएगी, और सल्त अवस्था में आने से क्या हो जाएंगे, रंध्र बंद हो जाएंगे, रंध्र का बंद होना, बस हो गया प्रोसेस। सेम प्रोसेस है। अब इसमें भाई CO2 की सांद्रता कम, तो ये एक नया पॉइंट जुड़ा अभी जो पढ़ा उसमें ABA का निर्माण हो जाता है, ये याद हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं CO2 की सांद्रता बढ़ जाने से क्या होता है, आपके पोटेशियम आयन है ये बाहर निकलता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपके जो है
प्राशन में सांद्रता कमी होती है, द्वार कोशिका में वृद्धि हो जाती है, आपके प्राशन द्वार कोशिका में बहिप्राशन क्रिया होती है, बहिप्राशन से कोशिका सरलता हो जाती है और रंध्र बंद हो जाते हैं। यह प्रोसेस हो गया भाई आपके सर्वमान्य सिद्धांत का, कि भाई सर्वमान्य सिद्धांत क्या है, किस प्रकार से इसका कार्य है। ठीक है, पूरा मैंने आपको समझा दिया, वो 2 बार समझा दिया, ये भी 2 बार समझा दिया। अब आपको जो उचित लगे, जो विधि उचित लगे, इससे याद करना चाहे तो ये भी ठीक है, या वो याद करना चाहे वो भी ठीक है। आपकी जैसी इच्छा हो, जैसे मर्जी हो, जैसे आपको अच्छे से याद हो वो आप याद कर लेना। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके आगे। ठीक है, कि इसके आगे क्या प्रोसेस है इसकी बात करते हैं। देखिए आप कब अपन पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, फिर वाष्पोत्सर्जन का महत्व। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग स्टार्ट करते हैं, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक की बात करेंगे कि वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, उसकी बात करते देखिए आप। कल आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है, कल इसमें बाकी रहेगा आपके वाष्पोत्सर्जन का महत्व, या जो भी कारक बचाएंगे, बाह्य कारक और आंतरिक कारक है। कोशिश है कि बाह्य कारक पर अभी हो जाएगा, आंतरिक कारक जो ये अपन नेक्स्ट क्लास में, और वाष्पोत्सर्जन का महत्व और बिंदु स्त्राव और रस स्त्राव 3-4 डेफिनेशन रहेगी है। ठीक है, इनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि वाष्पोत्सर्जन प्रभावित होने के कारक मतलब किन कारकों की उपस्थिति में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होती है और किन कारकों की उपस्थिति में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या हो जाती है, आपके धीमी हो जाती है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो अपनी हेडिंग है वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, कि वे कौन कौन से कारक है जो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक जो है मुख्य रूप से 2 कारकों में बांटा गया है इसको। एक होता है बाह्य कारक और दूसरा है आपके आंतरिक कारक। ठीक है, बाह्य कारक हो गए और आंतरिक कारक हो गए। अब अपन सबसे पहले पढ़ेंगे बाह्य कारक की बात करेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर जो है इनकी बात करेंगे कि कौन कौन से बाह्य कारक है और उन कारकों की उपस्थिति में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तीव्र होती है, कम होती है, इसकी बात। तो इसमें पहला पॉइंट आता है आपके प्रकाश या लाइट। ठीक, इसकी बात करते हैं कि प्रकाश या लाइट की उपस्थिति में। तो भाई प्रकाश है वो वाष्पोत्सर्जन को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूप में प्रभावित करता है। प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट और प्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट किसी और रूप में। देखो जैसे डायरेक्ट की बात करें तो प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है भाई, प्रकाश ज़्यादा होगा मतलब तेज होगा। ठीक है, कि भाई प्रकाश जो होता है इसकी उपस्थिति में क्या होते हैं कि रंध्र खुलते हैं और बंद होने की क्रिया प्रभावित होती है। कि प्रकाश ज़्यादा होता है, कम होता है, रंध्रों पर प्रभाव पड़ता है। और अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है कि प्रकाश से क्या होता है, तापक्रम बढ़ता है। तापक्रम बढ़ने से क्या होते हैं आपके कि तापक्रम की वृद्धि से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की दर भी वृद्धि होती है। कि प्रकाश क्या होता है, प्रत्यक्ष बात करें प्रकाश की, प्रत्यक्ष रूप से बात करें तो रंध्र के खुलने व बंद होने की क्रिया को निर्धारित करता है। रंध्र के खुलने व बंद होने की क्रिया को निर्धारित करता है। दूसरी चीज अप्रत्यक्ष रूप से बात करें, वह अप्रत्यक्ष रूप से कैसे करता है, तो प्रकाश तेज होने पे क्या हो जाता है, तापक्रम में वृद्धि होती है। और तापक्रम में वृद्धि होगी तो आपके क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। बस तापमान ज़्यादा होगा तो पत्तियाँ ज़्यादा झुलसेगी, तो ज़्यादा पत्तियाँ करेगी, ज़्यादा क्या करेगी, आपके तनाव उत्पन्न करेगी। जिससे ज़्यादा क्या होगा, जल ऊपर आएगा, ज़्यादा जल आएगा तो वाष्पोत्सर्जन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, आपके ज़्यादा होता है। तापमान बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अपन इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्रकाश है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे कि प्रकाश जब होते हैं, प्रकाश जब तेज होता है, कम होता है, रंध्रों के खुलने बंद होने पर निर्भर करता है। तेज होगा तो रंध्र खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, इस पर भी फर्क पड़ता है। दूसरी चीज़, जब तापक्रम अधिक हो जाता है, प्रत्यक्ष से बात करते तापक्रम अधिक होता है, वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या होती है, अधिक होती है। दूसरे कार्य की बात करते हैं अपन, वायु, आपके हवा की बात करते हैं कि भाई वायु है ये किस प्रकार से प्रभावित करती है। इसकी देखिए कि वायु की तेज प्रवाह से पत्तियों के आसपास की नम वायु हटती है और शुष्क वायु उसके संपर्क में आती है। भाई तेज वायु रहेगी, भाई तेज वायु रहती है तो क्या होता है कि तेज वायु, ठीक है, कि तेज वायु जो होता है, इसकी वायु का जो तेज प्रवाह होता है, तेज वायु का प्रवाह जो होता है, इससे क्या होता है आपके कि भाई पत्ती के आसपास, पत्ती के आसपास
नमी क्या हो जाती है, कम होती है। और ये नमी कम होने की वजह से क्या होता है कि भाई आसपास की नमी कम होती है। ठीक है, नमी कम क्यों होती है, क्योंकि नमी वाली वायु हटती है और क्या होती है, आपके शुष्क वायु जो है ये आपके संपर्क में आती है। किसके संपर्क में आती है, पत्ती के संपर्क में आती है। शुष्क वायु पत्ती के संपर्क में आती है। शुष्क वायु जो पत्ती के संपर्क में आएगी, इससे क्या होगा कि तेज हवा में वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या होगी, अधिक होगी। ऐसे कह सकते हैं कि तेज हवा या वायु में वाष्पोत्सर्जन भी अधिक होता है। वाष्पोत्सर्जन भी अधिक होता है, कहने बोले तापमान अधिक तो वाष्पोत्सर्जन अधिक, तेज हवा अधिक तो वाष्पोत्सर्जन भी अधिक। क्यों कि पत्तियों में नमी पाई जाती है, हवा तेज चलेगी और नमी कम हो गई, नमी कम हो गई तो पत्तियां वापस वही वाष्पोत्सर्जन करेगी नमी को बनाए रखने के लिए, तो तेज हवा चलेगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी अधिक होगी। तो ये भी सीधा एक प्रकार से कहते हैं वायु के समानुपाती हो गए। वायु बढ़े, वायु तेज होगी तो वाष्पोत्सर्जन भी अधिक होगा। अब इसके आगे और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 2 पॉइंट डिस्कस हो गए अपने बाह्य कारक में। एक प्रकाश हो गया, प्रकाश डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभावित करता है, और वायु कि भाई वायु तेज होगी तो प्रकाश संश्लेषण की भी दर तेज होगी, अधिक होगी। क्यों होगी, अभी अपने बात कर लिए कि वायु तेज चलती है तो पत्तियों के पास जो नमी होती है वो कम होती है और इससे वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है। दूसरी बात करते हैं मिट्टी में प्राप्य जल की मात्रा। कि तीसरा कारक कौन सा है आपके, मिट्टी में प्राप्य जल की मात्रा। कि मिट्टी में प्राप्य जल की मात्रा की बात करते हैं कि भाई आपके वाष्पोत्सर्जन की दर है वो आपके प्राप्य जल की, मृदा में प्राप्य जल की मात्रा उस पर निर्भर करती है। क्या है आपके वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो आपके मृदा के प्राप्य जल पर निर्भर करती है। कैसे निर्भर करती है, देखिए इसकी बात करते हैं कि भाई प्राप्य जल में कमी होगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम होगी। मतलब मृदा में जल ही नहीं है तो वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होगा। तो प्राप्य जल में कमी होने से प्राप्य जल में कमी होने पर वाष्पोत्सर्जन भी कम होगा, क्योंकि मृदा में जल ही नहीं होगा तो वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होगा, जल कहाँ से आएगा। तो वाष्पोत्सर्जन भी क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की दर भी कम होगी। ठीक है। और चौथा आपके पॉइंट है, अभी जो पढ़ा था वही पॉइंट आपके डी पॉइंट आ गया, तापमान। तो तापमान तेज होगा तो वाष्पोत्सर्जन भी अधिक होगा। तापमान बढ़ने से क्या होगा, देखिए ऐसा क्या होता है, इसका क्या लॉजिक देखिए कि भाई तापमान बढ़ने पर क्या होता है, आपके वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता है वो कम हो जाती है। भाई तापमान बढ़ेगा तो क्या हो जाता है, वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता क्या हो जाती है, कम। और आर्द्रता कम हो जाएगी तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी। वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी। तो ये तो हो गए बाह्य कारक। कि बाह्य कारक क्या है, कौन से। अब अपन नेक्स्ट क्लास जो रहेगी उसमें अपन आंतरिक कारक पढ़ेंगे, वाष्पोत्सर्जन का महत्व पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट से उनकी डिस्कशन करेंगे। तो आज अपन जो पढ़ा वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, इनमें अपने महत्वपूर्ण पॉइंट की चर्चा कर ली कि भाई वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक में जैसे बाह्य कारक है इसकी बात की। ठीक है। अब देखो आंतरिक कारक है इसकी भी बात करें। बाह्य कारक में अपन क्या पढ़ा कि भाई बाह्य कारक के अंदर अपने सबसे पहले पढ़ा प्रकाश। तो प्रकाश में अपन पढ़ा था प्रकाश जो होता है वो वाष्पोत्सर्जन की दर को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रभावित करता है। प्रकाश अधिक होता है कम होता है, इससे रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया पर असर पड़ता है। उसके बाद पढ़ा कि अपने इसी के अंदर इनडायरेक्ट में पढ़ा कि तापमान अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर भी अधिक हो जाती है। फिर अपन ने डिस्कस किया दूसरा पॉइंट, वायु की तेज हवाएं चलती है तो पत्ती के जो आसपास की नमी है वो कम होती है। उस नमी को दूर करने के लिए क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ेगी तो हवा तेज होगी तो वाष्पोत्सर्जन भी अधिक होगा। तीसरा पॉइंट पढ़ा अपने बाह्य कारक के अंदर मिट्टी में प्राप्य जल की मात्रा। अभी पढ़ा कि प्राप्य जल की मात्रा जो है वो आपके सीधे समानुपाती होती है वाष्पोत्सर्जन के। क्यों कि भाई मृदा के अंदर प्राप्य जल की मात्रा कम होगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी कम होगी। प्राप्य जल की मात्रा अधिक है तो वाष्पोत्सर्जन की अधिक है, क्योंकि मिट्टी में जल होगा तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर आएगा। अब जल ही नहीं है मिट्टी में तो वाष्पोत्सर्जन की दर कहाँ से निर्धारित होगी। तापमान की बात करें तो वायुमंडल जो है इसमें अपेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है तापमान बढ़ने से, और वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाती है आपके कम हो जाएगी। अपेक्षिक आर्द्रता आपके तापमान बढ़ने से होता है वाष्पोत्सर्जन पर काफ़ी फर्क पड़ता है। ठीक है। तो ये आपके हो गए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स की अपनी चर्चा होगी। अब बाकी जो है अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है कि भाई आंतरिक कारक कौन कौन से है, इसको प्रभावित करने के लिए आपके कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो है आपके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए
इतना ही, धन्यवाद।